Hello students, I am Sneha and in this video we are going to study page number 58 of chapter 6 respiration in organism. Before we proceed, let's revise what we have learned in previous video. In the previous video we have studied about respiration. What is respiration? Respiration is the breakdown of food, that is glucose, to release energy. है ना? It is breaking down of glucose to release energy. The two main processes involved in the process of respiration are breathing and cellular respiration. तो दो मेन प्रोसेस है रेस्पिरेशन के, एक है ब्रीदिंग और दूसरा है सेल्युलर रेस्पिरेशन. In fact, we can say that in respiration, 4 steps are involved. First step is breathing. Breathing is the first step in which an organism take in air rich in oxygen. ठीक है, एयर रिच इन ऑक्सीजन को इनहेल करता है एंड गिव आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. एक्सेल जो करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है. ये फर्स्ट स्टेप हो गया रेस्पिरेशन का, ब्रीदिंग. उसके बाद क्या होता है? सेकेंड स्टेप इज द एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड एल्वेलाई. तो जो एयर हमने इनहेल किया है वो नॉस्ट्रल के होते हुए वो नेजल कैविटी में जाएगा. नेजल कैविटी से वो कहाँ जाएगा? फेरिंग्स में जाएगा, देन लैरिंग्स में जाएगा, फिर ट्रैकिया, देन ब्रोंक्यूल्स एंड देन ब्रोंकाई एंड finally to alveoli, which is a sac-like structure and surrounded by blood capillaries. And here exchange of oxygen and carbon dioxide takes place. क्या होता है? जो ऑक्सीजन जो हमने इनहेल किया है वो एल्वेलाई से ब्लड में चला जाता है. वहाँ वो हेमोग्लोबिन से कंबाइंड होकर, जो कि आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है. ठीक है, हेमोग्लोबिन आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल जो ब्लड में होते हैं, और उससे होते हुए वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है और डिफरेंट ऑर्गन्स से फिर वो टिश्यूज़ में जाएगा, फिर सेल्स के अंदर चले जाता है ऑक्सीजन. और जब ब्लड और एल्वेलाई में ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा था तो सेम टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्सचेंज होता है. हेमोग्लोबिन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है, कंबाइंड रहता है, या ब्लड प्लाज्मा में भी रहता है, वो एल्वेलाई में चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड. फिर वहाँ से वो वापस नॉस्ट्रल के थ्रू बाहर आ जाता है. ठीक है, एक्सेल हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे कि ऑक्सीजन इनहेल किया था हमने, लंग्स तक पहुँच गया था, एल्वेलाई तक, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड उसी रास्ते से वापस नॉस्ट्रल के थ्रू बाहर आ जाता है. थर्ड स्टेप है एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड ऑर्गन्स. तो ये तो मैंने बता दिया कि ब्लड से जो ऑक्सीजन है वो ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचता है, और ऑर्गन्स से वो टिश्यू एंड देन सेल तक पहुंच जाता है. एंड फोर्थ स्टेप है सेल्युलर रेस्पिरेशन. सेल्युलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज यूजिंग ऑक्सीजन इन द सेल टू रिलीज एनर्जी. तो जो ऑक्सीजन जो सेल्स तक पहुंच गए हैं वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा और रिलीज करेगा एनर्जी. और बाई प्रोडक्ट वहाँ पे क्या बनता था? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज हो रहा था और साथ में बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहे थे. ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है और एनर्जी जो है वो भी बहुत ही लार्ज अमाउंट में रिलीज होता है. यहाँ पे 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. तो ठीक है, नेक्स्ट है, हमने सेल्युलर रेस्पिरेशन तक पढ़ लिया. सेल्युलर रेस्पिरेशन क्या है उसके बाद हम पढ़ेंगे. हाँ, हमने प्रीवियस वीडियो में एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी पढ़ा था. तो रेस्पिरेशन जो है दो तरह के होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड वन इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हमने पढ़ा था उस वीडियो में. ठीक है, क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन?
The process of breaking down of food, that is glucose, in the presence of oxygen to release large amount of energy is called aerobic respiration. ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. यहाँ एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होता है जो कि 38 एटीपी होता है. और क्या होता है, ये ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड ग्रीन प्लांट्स में इस तरह के रेस्पिरेशन ज़्यादा देखे जाते हैं होते हैं. ठीक है, क्या है? ह्यूमन बीइंग, मोस्ट एनिमल्स एंड ग्रीन प्लांट्स रिस्पायर एंड एरोबिकली. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी मैंने आपको पढ़ाया था. यहाँ पे देखिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन. And bacteria, yeast are some organisms that breathe anaerobically. Okay, and product formed here is alcohol, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है. जैसे कि हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहे हैं वहाँ पे. यहाँ पे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ये रिएक्शंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा दोनों रिएक्शन को. ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है, नेक्स्ट पेज हम देखते हैं. अभी मैंने बताया ईस्ट में क्या कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक या एनारोबिक. ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और यहाँ बाय प्रोडक्ट जो बनते हैं वो है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी भी रिलीज होता है, लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है. और यहाँ पे ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है. जैसे ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड है, तो वो कंप्लीट ब्रेकडाउन होकर सिंगल कार्बन कंपाउंड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इथाइल अल्कोहल जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे 2 ही कार्बन है, 2CH3, हाँ 2 कार्बन कंपाउंड है. नेक्स्ट है, तो ईस्ट के बारे में पढ़ना था. ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट रिस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अल्कोहल. दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर. तो ये आप याद रखिए ईस्ट के बारे में. फर्मेंटेशन भी हमने पढ़ा है, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था हमने फर्मेंटेशन. इसमें अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है. तो ये जो ईस्ट है इसका यूज वाइन और बियर बनाने के काम में होता है. आवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली. तो हम में तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता ही है, लेकिन हमारे मसल सेल्स हैं उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है. ठीक है, ह्यूमन बीइंग में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, पर वह बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है. जब हम कोई विग्रस मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, जैसे एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स एंड हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड ऑफ एनर्जी इज़ हाई. तो इस तरह के जब हम विग्रस मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं तो उस समय एनर्जी का डिमांड बहुत ही ज़्यादा होता है. और जब मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेक डाउन होता है. मसल सेल्स में ये होता है. ठीक है, मसल सेल्स में जो ग्लूकोज होता है उसका पार्शियल ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी की नीड बहुत ज़्यादा होती है, पर ऑक्सीजन उस अमाउंट में वहाँ अवेलेबल नहीं होता है. तो वहाँ पे ग्लूकोज का मसल सेल्स में पार्शियल ब्रेक डाउन होता है और क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है. और उसके बाद ये लैक्टिक एसिड है हमारे जो मसल सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके चलते हमें मस्कुलर क्रैम्प होते हैं. ठीक है,
तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल सेल, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी रिलीज होता है। यहाँ भी 2 ATP ही रिलीज होता है जब पार्शियल ब्रेकडाउन होता है तो, ठीक है, मसल सेल में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और फिर है हॉट वाटर बाथ या तो मसाज हमें इस मस्कुलर क्रैम्प से, मसल क्रैम्प से रिलीफ पहुंचाता है, क्योंकि जब हम मसाज या हॉट वाटर बाथ लेते हैं तो उस जगह पे जहाँ क्रैम्प है वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और उन मसल्स में ऑक्सीजन का सप्लाई होने लगता है। और ऑक्सीजन क्या करता है? इट ब्रिंग्स अबाउट द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या था? ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ भी ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा अगर ब्लड सर्कुलेशन वहाँ होने लगे। ब्लड सर्कुलेशन होगा, ब्लड के थ्रू ही तो ऑक्सीजन पहुँचते हैं मसल्स के पास या तो कोई भी सेल्स के पास, तो पहुँचेगा और वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचेगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा तो, और फिर लैक्टिक एसिड जो कि एक्यूमुलेटेड है मसल सेल्स में, वहाँ पे लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन होगा और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे मस्कुलर क्रैम्प से रिलीफ पहुँचता है हॉट वाटर बाथ से और मसाज से, ठीक है। तो आगे हम चैप्टर देखते हैं क्या है इसमें। ओके, our muscle cells can also respire anaerobically, but only for short time. When there is a temporary deficiency of oxygen during heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours, or heavy weight lifting, the demand of energy is high, but the supply of oxygen to produce the energy is limited. Then anaerobic respiration takes place in the muscle cells to fulfill the demand of energy. तो हमने अभी पढ़ा कि ह्यूमन बीइंग में भी ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और वो हमारे मसल सेल्स में होता है। कब होता है? जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स या हैवी वेट लिफ्टिंग। तो इस समय क्या होता है? डिमांड ऑफ एनर्जी इज़ हाई बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज़ लिमिटेड। तो ऑक्सीजन रहेगा तभी तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा सेल्स में तभी तो हमें एनर्जी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो कम हो जाता है पर डिमांड एनर्जी का ज़्यादा है। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो मसल सेल्स, अब मसल्स काम करे तो उन्हें तो एनर्जी की ज़रूरत होगी ही। तो यहाँ क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। हमें एनर्जी तो मिलती है लेकिन वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है, और साथ में मसल क्रैम्प भी होने लगता है क्योंकि वहाँ लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है मसल सेल्स में। तो यहाँ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है इन मसल सेल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द प्रोडक्ट फॉर्म आर लैक्टिक एसिड and energy is also released here. During exercise, some muscles may respire anaerobically. Okay. Next. Have you ever wondered why you get muscle cramp after heavy exercise? The cramp occur when muscle cells respire anaerobically. तो हमने अभी पढ़ा मस्कुलर क्रैम्प क्यों होता है? लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। द accumulation of lactic acid causes muscle cramps. क्या है? accumulation of lactic acid causes muscular cramp. ये क्या होता है? पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक। ये सब पॉइंट्स आप याद रखिएगा। We get relief from cramp after a hot water bath और मसाज। तो मैंने एक्सप्लेन किया अभी, हॉट वाटर बाथ या मसाज लेंगे तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा मसल्स में और फिर ऑक्सीजन का सप्लाई होगा और
जो लैक्टिक एसिड जो वहाँ एक्यूमुलेट हो चुका है उसका कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाएगा और फिर हमें मस्कुलर क्रैम्प से रिलीफ मिलेगा. कैन यू गेस वाई इट इज़ सो? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. ठीक है, ये क्या इम्प्रूव करता है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को इम्प्रूव करता है. एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेस. ये क्वेश्चन आते हैं कि हॉट वाटर बाथ लेने से हमारा मसल क्रैम्प जो है कैसे इम्प्रूव करता है. द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन result in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. ठीक है. नेक्स्ट है ब्रीदिंग. ब्रीदिंग हमने पढ़ा क्या है? ब्रीदिंग इज द एक्सचेंज ऑफ एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ठीक है, पढ़ा ना? ये तो अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. देख लेते हैं बुक से क्या है, बुक में क्या दिया है. Do this activity under the supervision of your teacher. Close your nostrils and mouth tightly and look at a watch. अब अपने nostril और mouth को tightly बंद करना है. ठीक है, और ये supervision अपने टीचर के supervision में ही करना है. What did you feel after some time? How long were you able to keep both of them closed? Note down the time for which you could hold your breath. So now you know that you cannot survive for long without breathing. तो क्या करना है? अपने नोज को और नॉस्ट्रल को और अपने माउथ को टाइटली क्लोज कर लेना है. ठीक है, टाइटली क्लोज करना है. तो क्या होगा? आप सांस नहीं ले पा रहे हो तो ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर रहे हो. ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल नहीं कर पा रहे हो. तो ऐसा करने से क्या होता है कि एक तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच रहा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज कर रहा है ना. ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से फिर जो हमारा ब्रेन है ये चेंज को नोटिस कर लेता है एंड इंक्रीजेज योर बॉडी डिज़ायर टू इनहेल एंड एक्सहेल. तो सांस लेना पड़ता है हमें. इफ़ यू डोंट ब्रीथ एट दैट टाइम यू कैन हैव सीजर और फेंट. ठीक है, अगर आप ब्रीथ नहीं करोगे तो आप अनकॉन्शियस भी हो सकते हो. नेक्स्ट है, तो हम इस तरह से बहुत देर तक तो अपने ब्रीदिंग को होल्ड करके नहीं रह सकते हैं. सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग. यस, वी कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम without breathing. Breathing means taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organ. तो यहाँ से आप definition लिख सकते हैं breathing का. The taking in air rich in oxygen into the body is called inhalation. मैंने ये सब टॉपिक्स पढ़ा दिए फर्स्ट वीडियो में ही. इनहेलेशन क्या है? द टेकिंग ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन. तो जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उस प्रोसेस को हम इनहेलेशन बोलते हैं. टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन. Is that clear? It is a continuous process which goes on all the time and throughout the life of an organism. तो ब्रीदिंग तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है कंटिन्यूस चलता ही रहता है और ये थ्रू आउट द लाइफ, जब तक आप जिंदा है तब तक ये चलता ही रहता है. द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. ब्रीदिंग रेट क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट. एक मिनट में आप कितना ब्रीद करते हो उसे हम ब्रीदिंग रेट कहते हैं. ठीक है, तो इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को काउंट किया जाता है कि आप कितने बार इनहेल और एक्सहेल करते हो. फिर है ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली. ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम इनहेल करते जाते हैं फिर एक्सहेल करते हैं. तो ये क्या होता है?
ब्रीथ में हम एक इनहेलेशन करते हैं तो एक बार एक्सहेलेशन करते हैं, ये अल्टरनेटली होता है। और वन ब्रीथ क्या कंस्टिट्यूट करता है? वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। अ ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, ठीक है। वुड where is it? Would you like to find out your breathing rate? Do you want to know whether it is constant or it changes according to the requirement of oxygen by the body? Let us find out by doing the following activity. तो एक एक्टिविटी यहाँ पे किया हुआ है, और ये जानने के लिए क्या हम एक्टिविटी टू एक्टिविटी हमारा ब्रीदिंग रेट क्या चेंज होता है, ठीक है। तो हम रेस्ट में जब रहते हैं तो एक नॉर्मल पर्सन जो है ब्रीद करता है 15 to 18 टाइम्स, ठीक है, बस 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। पर जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो ये चेंज होता है। जैसे अगर ज़्यादा स्ट्रेनस एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हम सोते हैं तो ये ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है। तो ये एक्टिविटी टू एक्टिविटी चेंज होता है। ब्रीदिंग रेट क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट। तो हम कह सकते हैं कि ब्रीदिंग रेट जो है वो वैरी करता है एक्टिविटी टू एक्टिविटी। जैसे कि जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है, जब खेलते कूदते हैं दौड़ते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, और नॉर्मल पर्सन का ब्रीदिंग रेट क्या होता है? 15 to 18 टाइम्स होता है इन अ मिनट। फिर है एक्टिविटी 6.2। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग, हाउएवर इफ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीथ in and out normally. Find out how many times you breathe in and breathe out in a minute. Did you inhale the same number of times as you exhaled? Now count your breathing rate. Number of breath per minute. Breathing rate, ठीक है, काउंट करना है आपको। आपको खुद से पता लगाना है कि क्या ये वैरी करता है या नहीं, आपका ब्रीदिंग रेट क्या है। आफ्टर ब्रिस्क वॉक and after running, record your breathing rate as soon as you finish and also after complete rest। तो ये सब करते हुए आपको पता लगाना है कि आपका ब्रीदिंग रेट वैरी करता है, सेम है, क्या है, ठीक है। रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश and also after complete rest. Tabulate your findings and compare your breathing rate under different condition with those of your classmate। तो अपने क्लासमेट से भी कंपेयर करना है। From the above activity you must have realized that whenever a person needs extra energy he or she breathe faster। ठीक है, जब भी एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है तो हम फास्ट और डीपर ब्रीथ करते हैं। एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू आवर सेल्स। तो हमने अभी क्या पढ़ा? ओके, हाँ, you must have realized that whenever a person need extra energy की नीड कब होती है? जब फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होता है, ठीक है। he or she breathes faster, as a result more oxygen is supplied to our cells। it speeds up the breakdown of food and more energy is released। ठीक है, तो जब हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है तो हम फास्ट ब्रीथ करते हैं, ठीक है। फास्ट ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है? इट स्पीड्स अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। तो जैसे अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन फास्ट होगा तो एनर्जी भी तो जल्दी फास्ट रिलीज होगा, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी? तो यहाँ पे
ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलता है? फूड से ही मिलता है। अगर ग्लूकोज हमारे बॉडी में ख़त्म होता जा रहा है, ब्रेकडाउन होता जा रहा है, तो हमें तो भूख तो लगेगी ना, वी फील हंग्री। तभी तो वो ग्लूकोज जो वहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है वहाँ तक ग्लूकोज पहुँचेगा और वापस रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी रिलीज होगा। When you feel drowsy, does your breathing rate slow down? Does your body receive sufficient oxygen? When we feel drowsy, sleepy or tired, we yawn. ठीक है, जब हम ड्रॉजी फील करते हैं या स्लीपी फील करते हैं या टायर्ड होते हैं तो हम क्या करते हैं? यॉन करते हैं, जमाई लेते हैं, है ना। क्या होता है उस समय? क्यों यॉन करते हैं? टू टेक अ लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ ऑफ एयर। आप जमाई लेकर देखिएगा, आप देखोगे कि आप डीप ब्रीथ करते हो, ठीक है। लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ, लंबे समय तक ऑक्सीजन इनहेल करते हो। एंड क्यों होता है ऐसा कि जब हम स्लीपी फील करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो स्लो डाउन हो जाता है एंड बॉडी डू नॉट रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन, है ना। जब ब्रीदिंग रेट हमने देखा अभी, जब हम स्लीपी फील करते हैं तो कैसा हो जाता है? स्लो डाउन हो जाता है, नॉर्मल नहीं रहता है, 15 to 18 टाइम्स नहीं होता है। तो हमें अलर्ट रखने के लिए हमारा बॉडी जो है हम यॉन करते हैं, ठीक है। और यॉन करते हैं तो क्या होता है? एक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ लेते हैं एयर का, तो ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंचता है। फिर क्या होगा? ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज का, फिर हमें एनर्जी मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम यॉन करते हैं। एक्टिविटी 6.3, फिगर 6.3 shows the various activities carried out by person during normal day. Can you say in which activity the rate of breathing will be slowest and in which it will be fastest? Assign number to the pictures in order to increase rate of breathing according to your experience. तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए कि किस में ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगा और किस में ब्रीदिंग रेट कम होगा, किस एक्टिविटी में, है ना। तो दिस पर्सन इज स्लीपिंग, वेट अ मिनट। तो यहाँ अगर ये सो रहा है तो इसका ब्रीदिंग रेट तो सबसे कम होगा। तो सबसे कम इसका होगा फर्स्ट। सेकंड वन इज ये पढ़ाई कर रहा है, सेकंड ये हो जाएगा। थर्ड, अगर ये सिंपल वॉकिंग कर रहे हैं तो थर्ड ये होगा। फोर्थ शी इज वॉशिंग क्लोथ्स, शी इज प्लेइंग। फिफ्थ, ये लैडर पे क्लाइंब कर रहा है, तो 6 ये हो सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं कि किस में ब्रीदिंग रेट ज़्यादा फास्ट हो रहा है, किस में सबसे स्लो हो रहा है। नेक्स्ट है हाउ डू वी ब्रीथ। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, हाउ डू वी ब्रीथ 6.3। आज हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।